सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज एंड उसके बाद हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे हर एक टॉपिक पे फ्रॉम दिस चैप्टर, भले ही वो फ्रिक्शन हो, स्ट्रिंग्स एंड स्प्रिंग्स हो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो, कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हो या फिर सर्कुलर मोशन, जो कि हमने सर्कुलर मोशन भी तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब जो आने वाली दो वीडियोस होंगी, दैट in this two videos we'll discuss question general problems हम लोग डिस्कस करेंगे from this chapter। मतलब किसी भी टॉपिक पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं एंड ये दो वीडियोस थोड़ी लेंथी होने वाली हैं। सो लेट्स गो, करते हैं शुरू। सो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पे हमें बताना है कि अगर आप अपना वेट मेजर करते हैं एट द इक्वेटर एंड एट द नॉर्थ पोल, तो क्या जो वेट आपका इक्वेटर पे है क्या वो ज्यादा आएगा, कम आएगा या इक्वल आएगा अगर आप नॉर्थ पोल पे मेजर करते हैं। तो देखो, हमें पता है कि जो g की वैल्यू होती है एट द नॉर्थ पोल, इट इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ g एट द इक्वेटर। अगर g की वैल्यू ज्यादा है, देखो मास तो कांस्टेंट रहेगा दोनों ही पॉइंट पे, अगर आप इक्वेटर पे देखो या नॉर्थ पोल पे देखो, आपका जो मास है वो तो सेम है, बट क्योंकि यहाँ पे g की वैल्यू ज्यादा है पोल पे, तो जो वेट जो कि mg होता है वो ज्यादा होगा एट पोल्स। तो मैं कह सकता हूं कि वेट ऑफ द सेम पर्सन एट द पोल विल बी ग्रेटर देन द वेट ऑफ द पर्सन एट द इक्वेटर ड्यू टू दिस रीजन। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहां पे कह रहे हैं कि एज प्लांट ग्रोज, जो उसकी रूट्स और स्टेम्स हैं, इट ग्रोज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड तो हमें पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, जी की जो डायरेक्शन है, तो स्टेम जो होता है ट्री का वो ऊपर की तरफ जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, और जो रूट्स होते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं। तो ये कह रहे हैं इट अलाइंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, और इस टेंडेंसी को, इस रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं या इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ग्रेविट्रोपिज्म प्लांट के लिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर हम उसी प्लांट को एक रोटेटिंग टर्न टेबल पे रख दे, तो उस केस में जो उसकी स्टेम्स हैं वो किधर ग्रो करेंगी? इज इट टिल्टेड टुवर्ड्स द इनवर्ड और टुवर्ड्स द आउटवर्ड अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन? मतलब कह रहे हैं कि अगर मान लो यहाँ पे ये टर्न टेबल है, ऐसे ये घूम रहा है गोल गोल, और अगर हम इसके सरफेस पे हम प्लांट को रख दें, तो इस केस में जो इसकी स्टेम है ये किधर ग्रो करेंगी? स्ट्रेट अप जाएंगी या इनवर्ड जाएंगी, आउटवर्ड जाएंगी, क्या होगा ये हमें बताना है। देखो, अगर ये सिंपल ग्राउंड पे रखा होता तो डायरेक्टली ऊपर की तरफ जाता अगेंस्ट द ग्रेविटी, बट क्योंकि यहाँ पे टर्न टेबल पे है, तो देखो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो अभी तक हमने इस फोर्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया था क्योंकि इसकी जरूरत भी नहीं थी, बट यहाँ पे बताना जरूरी है। देखो, कोई भी जब पार्टिकल या कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन पे होती है, तो हमने ये पढ़ा था कि सेंटर की तरफ उस पे लगती है एक सेंट्रल पिटल फोर्स, और वहां पे कोई ना कोई उसको प्रोवाइड करता है, या तो टेंशन प्रोवाइड करती है या फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, कोई ना कोई वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है अगर कोई भी बॉडी रोटेशन में होती है। तो ये चीज तो हमने पढ़ी थी, लेकिन ये सब बातें हम तब कर पा रहे हैं जब हम खुद एक इनर्शियल फ्रेम में खड़े हुए हैं। अब इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, ये चीज हमने सीजन 1 में भी देखी थी कि अगर कोई भी फ्रेम जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे या फिर वो रेस्ट पे हो, इसको मैंने डिटेल में सीजन 1 में कवर किया, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां चेक कर सकते हो कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। तो अगर ये इनर्शियल फ्रेम में हम खुद वहां खड़े होकर देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि इस पे ऊपर लग रही है सेंट्रल पिटल फोर्स, जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लग रही होती है अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है बॉडी कोई भी। तो लेकिन अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखें, नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब अगर हम खुद इसके ऊपर बैठ के देखें, इस स्पॉट के ऊपर, इस गमले के ऊपर, तब हमें ये महसूस होगा कि इस पे लग रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि जस्ट ऑपोजिट है इस डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड सेम वही है mv²/r, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। कुछ नहीं है यार, ये एक्शन का रिएक्शन है और कुछ नहीं है। न्यूटन का थर्ड लॉ का यूज किया और हमने ये बता सकते हैं कि अगर इधर में लग रही है तो ये इधर लग रही होगी, दैट्स इट, नथिंग डिफरेंट। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगी। तो इसके ऊपर इस वक्त कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी? एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि आउटवर्ड है, और एक ग्रेविटी जो कि डाउनवर्ड है। तो प्लांट के ऊपर बेसिकली इस वक्त दो फोर्स लग रही हैं। तो स्टेम किस तरफ ग्रो करेगा? जो इसकी ये स्टेम है ये किधर ग्रो करेगी?
एक तो जाएगी इनवर्ड की तरफ क्योंकि इसको अपोज करेगी, और एक जाएगी ऊपर की तरफ। तो इसका अगर वेक्टर सम देखें तो ये ऐसे जाएगा, इट विल टिल्ट इनवर्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन। तो ये डायरेक्शन होगी ये वाली, इट विल टिल्ट इनवर्ड टूवर्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। तो इसका आंसर होगा इनवर्ड टूवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये होगा, ये बायोलॉजी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था इसलिए मैंने डिस्कस किया। बाकी कॉन्सेप्ट्स वही जो हमने पढ़े थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे कह रहे हैं कि एक 9.3 kg का बॉक्स है, इट स्लाइड्स अक्रॉस द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर। तो मान लो ये है एलिवेटर का फ्लोर, ठीक है, एंड यहां पे ये स्लाइड कर रहा है, किसी भी इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये हमें दे रखा है 0.38, करेक्ट। तो अब हमें कह रहे हैं कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉक्स व्हेन द एलिवेटर इज एट रेस्ट। अगर ये एलिवेटर रेस्ट पे है तो जो फोर्स लग रही है, काइनेटिक फोर्स जो इस पे लग रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो इस पे लग रही है, वो कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो ठीक है, अगर ये बॉडी इधर स्लाइड कर रही है तो फ्रिक्शन तो लगेगा इस तरफ, तो मैं इसको मान लेता हूँ पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ, एफ के। बोल दो यार, ये तो होगा डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अच्छा, एक्सेलरेट कर नहीं रहा बॉडी, तो यहाँ पे जो अपवर्ड में जो एक्सेलरेशन है वो है 0, ना ये ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। ओके, और नॉर्मल फोर्स इस पे लगेगी ऊपर की तरफ n, और वेट फोर्स लगेगी नीचे की तरफ mg। तो हमें पता है एफ के ये जो होता है, ये होता है म्यू के मल्टीप्लाइड विद n। अच्छा, इस केस में n किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, बाय यूजिंग द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैं ये लिख सकता हूं कि म्यू के मल्टीप्लाइड विद mg, ये हो गया हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू एफ के, करेक्ट। अच्छा, म्यू के हमें कितना दे रखा है 0.38, m कितना है 9.3, g तो स्टैंडर्ड होता ही है 9.81। तो यहां से वैल्यू निकल के आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 35 न्यूटन। तो यह है आंसर ए पार्ट का। अच्छा, अब बी पार्ट में कह रहे हैं कि अगर एलिवेटर स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड, अगर ये ऊपर की तरफ मूव करने लग जाए विद सम एक्सेलरेशन, इस टाइम एक्सेलरेशन 0 नहीं है, कुछ एक्सेलरेशन है, अगर ये ऊपर की तरफ मूव करने लग जाए तो उस केस में फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो इस पे लग रहा होगा, क्या वो जो ए पार्ट में हमने निकाला था उससे ज्यादा होगा, कम होगा या इक्वल होगा। देखो क्वेश्चन काफी इजी है ये बी वाला पार्ट। देखो कह रहे हैं कि अगर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन, तो इस केस में क्या होगा कि जो n की वैल्यू होगी ये बढ़ जाएगी, क्योंकि नॉर्मल फोर्स को इसको एक्सेलरेट भी करवाना है ऊपर की तरफ और इसको mg वेट को भी संभालना है। तो n की वैल्यू बढ़ेगी तो एफ के की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो आंसर होगा कि इट विल गोइंग टू इंक्रीज, एफ के की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी अगर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो। और सी पार्ट में कह रहे हैं कि भैया निकाल के दिखा दो कि अगर एक्सेलरेशन इतनी है तो कितने होगा इसका फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखो अगर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है बॉडी, तो इस पे जो नॉर्मल फोर्स लग रही होगी, इस केस में बाय यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लिख सकते हैं कि n माइनस mg दिस विल बी इक्वल्स टू ma। यही तो होता है, हमने कौन सा इक्वेशन यूज की है, सिग्मा fy इक्वल्स टू मास टाइम्स ay, और ay इस केस में a है, ये हमने y डायरेक्शन ले रखी है वर्टिकली अपवर्ड्स। तो यहां से जो n की वैल्यू निकल के आएगी वो mg प्लस ma हो जाएगा। देखो n की वैल्यू बढ़ गई है इस केस से अगर आप कंपेयर करोगे तो fk की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो fk हो जाएगा म्यू के मल्टीप्लाइड विद n है हमारे पास mg प्लस ma, तो आप m आप ले लीजिए कॉमन, तो g प्लस a। आप कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कर दो और आंसर हम निकाल सकते हैं। म्यू की हमें पता है, दे रखा है क्वेश्चन में 0.38, m की वैल्यू है 9.3 kg, g इज 9.81 एंड एक्सेलरेशन जो हमें दे रखी है वो है 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। इसको सॉल्व करोगे fk की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 40 न्यूटन। तो देख रहे हो अगर एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ तो हमारे पास जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहां पे कह रहे हैं कि कुछ ड्रैगन फ्लाई खुद को साफ करने के लिए
पानी में एक बार, पानी के सरफेस पे एक बार जाती हैं, स्प्लैश करती हैं और उसके बाद फिर उड़ जाती हैं एंड देन वो गोल गोल घूमने लग जाती है। विद द लीनियर स्पीड हमें दे रखी है 2.3 मीटर पर सेकेंड, रेडियस है 1.1 सेंटीमीटर जो जिस सर्कल में वो घूम रही है। अब हमें बताना है कि उसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी वो प्रोड्यूस कर पा रही होंगी। देखो हमें पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है ये होता है v स्क्वायर ओवर r। बोल दो यार, ये तो हमने पढ़ा था। v स्क्वायर है 2.3 मीटर पर सेकेंड, तो इसको कर देंगे स्क्वायर, डिवाइड बाय r हमारे पास है देखो 1.1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको मीटर में लेना पड़ेगा ताकि यूनिट बैलेंस हो जाए और आंसर हमारा आ जाए मीटर पर सेकेंड में। तो ये आएगा 481 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो इतने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो प्रोड्यूस कर रही होगी। देखो ये करीब करीब 49 टाइम्स है द वैल्यू ऑफ जी से अगर आप कंपेयर करोगे करीब करीब 50 गुना है। तो ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहां पे हमें दिया हुआ है कि एक 4.5 kg का स्लेड है that is being pulled at constant speed across the rough horizontal surface and क्या कर रहे हैं कि देखो इनिशियली क्या था कि 4.5 kg का स्लेड था, ठीक है। इसको हम इधर फोर्स लगा के ऐसे मूव कर रहे हैं, जो सरफेस है वो फ्रिक्शन है वहां पे और रफ सरफेस है। अच्छा, इनिशियली जब इसके ऊपर कोई वेट एडेड नहीं है तब जो हमें फोर्स लगानी पड़ रही है इसको मूव करने के लिए वो है 11 न्यूटन। तो यहाँ पे पीछे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन भी आएगा F के। तो इस पॉइंट पे जब कोई और वेट एडेड, मास एडेड नहीं है यहाँ पे, तब हमें 11 न्यूटन हमें फोर्स लगानी पड़ रही है इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए। बट अगर हम इसके ऊपर 1 kg का कुछ वेट रख देते हैं तो जो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए वो है 15 न्यूटन। ऐसे ही अगर हम 2 kg का रख दें वेट तो 17 न्यूटन, ऐसे करते ये 4 का रखेंगे तो 22 न्यूटन हमें लगानी पड़ेगी। तो ये डेटा हमें दे रखा है। अब हमें क्या करना है, हमें प्लॉट करना है ये दिस टेबल ऑन द ग्राफ पेपर एंड उस ग्राफ का यूज करते हुए हमें कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है बिटवीन द स्लेट एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहां पे जो म्यू के की जो वैल्यू होगी वो हमें निकालनी है फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं एंड विल गोइंग टू यूज द डेस्मोस सॉफ्टवेयर टू प्लॉट दिस ग्राफ। तो चलिए मूव करते हैं उस पर। तो चले ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहां से हम बना लेते हैं टेबल। देखो यहाँ पे x1 की वैल्यू हमें दे रखी है 0, देन जो फोर्स हमें लगानी पड़ रही है वो है 11 न्यूटन। देन x1 बेसिकली मास की वैल्यूज में x1 को ले रहा हूँ, y1 मतलब फोर्स की वैल्यूज। तो जब ये 1 होता है तो ये होता है 15, और जब ये 2 होता है तो ये है 17, जब ये 3 है तो ये होता है 21, एंड जब ये 4 kg का हम वेट लगाते हैं तो हमें 22 न्यूटन हमें फोर्स लगानी पड़ती है। तो अगर आप प्लॉट्स देखें तो ये ग्राफ हमने बना दिया है। मैं ज़रा यहाँ से कुछ सेटिंग्स कर लेता हूँ ताकि दिक्कत ना आए। इसको -1 से ले लेके कर लेते हैं हम 6 तक। देन इसको हम ले लेते हैं -1 से करीब 60 कर लेते हैं। तो देखो ये अपने पास पॉइंट्स प्लॉट हमने कर दिए हैं, करेक्ट। अच्छा, अगर देखो ये जो लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ स्ट्रेट सी लाइन आएगी, एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, रिग्रेशन का यूज करके हम उसकी एक इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि y1 is approximately, तो हम इक्वल्स टू m, यहाँ पे स्लोप होता है x1, दिस इज x1 प्लस c। तो देख रहे हो इक्वेशन की जो लाइन आएगी वो करीब m की वैल्यू कितनी आएगी 2.8 और जो ये c की वैल्यू है 11.6। तो कुछ स्ट्रेट सी लाइन ऐसी इक्वेशन हमने ये निकाल दी है, देख रहे हो। तो मैं ये डेटा मैं ले लेता हूँ, यहाँ से इसको स्निप ले लेता हूँ और इसको हम प्लॉट करते हैं वहां पे। तो ये अपने पास प्लॉट आए हैं और यहाँ पे जो c की जो वैल्यू आई है, जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c, यहाँ पे जो स्लोप आया है वो आया हमारे पास 2.8 और जो कांस्टेंट है वो है 11.6। तो चलिए अब देखते हैं, बैक टू द वीडियो। तो देखो ग्राफ तो हमने प्लॉट कर लिया है। इधर हमने ली है फोर्सेस F की वैल्यू और यहाँ पे हमने लिया है मास, करेक्ट।
अच्छा, इस ग्राफ का यूज करते हुए हमें म्यू के की वैल्यू निकालनी है। देखो, अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ पे अगर आप देखो तो जो एफ के होता है ये क्या होता है, म्यू के मल्टीप्लाइड विद एन, बोल दो यार। एंड क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मतलब बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है, इसका मतलब जो फ्रिक्शन एफ के है दैट शुड बी इक्वल्स टू एफ। तो मैं क्या इसको बराबर कर दूं एफ के, बोल दो यार। अच्छा, वर्टिकल में तो कोई मोशन है नहीं, तो जो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होगी वो बैलेंस्ड होगी ग्रेविटी फोर्स mg के, करेक्ट। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि F इज इक्वल्स टू म्यू के टाइम्स mg, और यहां से क्या मैं ये लिख दूं, मैं एक काम कर रहा हूं, m को मैं इधर लेके जा रहा हूं, तो F डिवाइड बाय m ये किसके बराबर हो गया, म्यू के मल्टीप्लाइड विद g। और F डिवाइड बाय m, देखो यहां से अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूं, इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकाल लूं तो स्लोप क्या होगा, यही तो होगा एंगल थीटा, टेंजेंट थीटा यहां पे क्या होगा, इसी को हम बोलते हैं स्लोप। तो ये किसके बराबर होगा, F ओवर m के। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूं तो वो किसके बराबर होगा, म्यू के मल्टीप्लाइड विद g। तो एक बार स्लोप पता चल गया इस लाइन का तो हम आराम से म्यू की वैल्यू निकाल ले जाएंगे। अच्छा, स्लोप हमने रिग्रेशन का यूज करते हुए डेस्मोस से ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखो इस लाइन की जो इक्वेशन आई थी वो ये थी, y इक्वल्स टू mx प्लस c, m यहाँ पे 2.8 है, कांस्टेंट 11.6 है, तो यहाँ से स्लोप हमारे पास कितना आया है 2.8। तो मैं लिख सकता हूँ कि 2.8 दिस इज इक्वल्स टू म्यू के मल्टीप्लाइड विद g। बोल दो यार, ग्राफ का यूज करते हुए हमने निकाल दिया। अच्छा, म्यू के हमें निकालना है, सिंपल है, म्यू के दिस वुड बी 2.8 डिवाइड बाय g इज 9.81, तो यहां से इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.285। तो ये है सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं एक फिजिक्स की बुक है जिसका वेट है 22 न्यूटन एंड इट रेस्ट ऑन अ डिस्क। तो ये है हमारे पास बुक जिसका वेट है 22 न्यूटन, मतलब ये नीचे लग रहा होगा 22 न्यूटन ऐसे, और नॉर्मल फोर्स इस बुक पे ऊपर लग रही होगी ऐसे इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड इनिशियली ये रेस्ट पे रखी हुई है, रेस्ट पे है इस डेस्क के ऊपर। ओके, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बुक एंड द डेस्क इज 0.60, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये है इतना। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं कि यू स्टार्ट पुशिंग दिस बुक विद अ फोर्स फ्रॉम 0 to 15 न्यूटन, मतलब आप इंक्रीज करते जा रहे हो फोर्स, पहले 0 न्यूटन थी, उसके बाद यू गोज अप टू 15 न्यूटन, और 15 के बाद आप फिर डिक्रीज कर रहे हो फोर्स को टू 5 न्यूटन। तो मतलब फोर्स, वेरिएबल फोर्स आप लगा रहे हो, पहले 0 फिर इंक्रीज करते करते 15 तक गए और फिर 5 पे आ गए। ओके, अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि ये हमें टेबल दिया हुआ है एंड यहाँ पे हमें बताना है कि जब 0 न्यूटन होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी लग रही होगी और मोशन क्या होगा, मतलब ये रेस्ट पे होगा या मूव कर रहा होगा या एक्सेलरेट कर रहा होगा, डी एक्सेलरेट कर रहा होगा, क्या होगा। अच्छा, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाते हो तो ऐसे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी वो बतानी है और मोशन बताना है। तो वो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि कब बॉडी रेस्ट पे होती है, कितना कौन सा कब फ्रिक्शन लग रहा होता है, स्टैटिक कब लग रहा होता है, काइनेटिक कब लग रहा होता है, एंड उसका मोशन क्या होता है, पूरे पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाने वाले हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए, तो आज पहले इनिशियली क्या था, जब आप अप्लाइड फोर्स 0 न्यूटन है तो फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा, फ्रिक्शन बैकवर्ड में लगेगा, तो फ्रिक्शन जब फोर्स ही नहीं लग रही तो फ्रिक्शन किस बात का, तो 0। मोशन क्या होगा, रेस्ट, बॉडी किस पे रहेगी, रेस्ट पे। ओके, जब 5 न्यूटन होगा तो क्या होगा, देखो सबसे पहले काम करते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की वो निकाल लेते हैं, क्योंकि जब तक आप इस मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम नहीं करोगे, जब तक ये फोर्स इस वैल्यू से ज्यादा नहीं होगी तब तक तो ये मूव करेगा ही नहीं, करेक्ट। तो यहां से जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो म्यू एस मल्टीप्लाइड विद एन, यही होता है। अच्छा, इस केस में एन किसके बराबर होगा, इस 22 न्यूटन के, एंड म्यू एस हमें दे रखा 0.6, सो 0.6 मल्टीप्लाइड विद 22 न्यूटन, तो ये बराबर हो जाएगा 13.2 न्यूटन। मतलब इतना तो मिनिमम आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब वो मूव करना चालू करेगा, अदरवाइज वो मूव ही नहीं करेगा। तो जैसे 5 न्यूटन, तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स कितनी लग रही होगी, इस केस में फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगेगी, ये मत बोल देना कि इतनी लगेगी, नहीं, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि फ्रिक्शन जो मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये भी वेरिएबल होता है, फ्रॉम 0 टू कहाँ तक जाता है, यहाँ तक, इसकी यहाँ तक जाता है ये,
जब ये 5 न्यूटन लगाओगे तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो बैकवर्ड में लगेगा वो भी 5 न्यूटन ही लगेगा, एंड ये जो मोशन जो होगा वो रेस्ट पे होगा। अच्छा, जब 11 न्यूटन लगाओगे फोर्स आप खुद इस पे, तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि मैक्सिमम यहां तक जा सकता हो। तो ये भी फ्रिक्शन जो इस वक्त लग रहा होगा वो भी 11 न्यूटन ही लग रहा होगा, और मोशन क्या होगा, रेस्ट पे, बुक मूव नहीं करेगी। अच्छा, सेकंड, उसके बाद क्या रहेगा 15 न्यूटन। देखो अब आपने इसको ओवरकम कर दिया है, मतलब अब आप पहुंच गए हो काइनेटिक फ्रिक्शन में। अब मतलब बेसिकली अब ये मूव करने वाली है। और अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन देखूं, इसकी वैल्यू होती है म्यू के मल्टीप्लाइड विद एन। म्यू के इस केस में 0.4, एन है 22 न्यूटन, तो ये किसके बराबर हो गया, 8.8 न्यूटन। तो जब आप 15 न्यूटन लगाते हो तो जो फ्रिक्शन जो लग रहा होगा वो कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इस केस में, क्योंकि बॉडी मूव करने लग गई है, इसको ओवरकम कर चुका है। तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, 8.8 न्यूटन। अब ये नहीं लगेगा, अब ये वाला लगेगा, तो फ्रिक्शन रहेगा 8.8 न्यूटन। अब देखो फ्रिक्शन 8.8 न्यूटन है, ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं 15 न्यूटन, तो इधर ज्यादा फोर्स लग रही है। नेट फोर्स देखो तो इधर आ रही है सिग्मा एफ नेट, बोल दो यार। और अगर फोर्स है तो बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। तो यहां पे हम करेंगे एक्सेलरेट। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हो कि फोर्स को आप कम कर रहे हो, 15 से आप लेके जा रहे हो 5 पे। तो पहले आप 15 से लेके गए 11 न्यूटन पे। जब आप 11 न्यूटन पे लेके गए तो बॉडी तो मोशन में थी, तो उस टाइम फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, 8.8 न्यूटन, जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा 8.8 न्यूटन। एंड अभी भी नेट जो फोर्सेज है वो इसी तरफ ही है, क्योंकि इधर आप 11 न्यूटन लगा रहे हो, पीछे जो फ्रिक्शन जो लग रहा है वो 8.8 बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, अभी भी नेट फोर्सेज तो इस तरफ ही है। तो बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट, अभी भी एक्सेलरेट ही कर रही होगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम हो चुका होगा। नेक्स्ट 8 न्यूटन। अच्छा, अब क्या करो, आपने फोर्स जो काइनेटिक जो फ्रिक्शन था उससे भी आप कम फोर्स लगा रहे हो। देखो अभी भी बॉडी मोशन में ही है, रुकी नहीं है, तो जो फ्रिक्शन जो लग रहा होगा वो कौन सा लग रहा होगा, काइनेटिक ही लग रहा होगा अभी भी, नो डाउट। लेकिन जो नेट फोर्स है वो अब इस तरफ लगने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि इधर तो 8.8 न्यूटन है और आप जो फोर्स लगा रहे हो वो कितना, 8 हो गया, तो नेट फोर्स इस तरफ, तो बॉडी क्या करेगी, डी एक्सेलरेट करेगी। तो यहां मैं लिख सकता हूं डी एक्सेलरेट। अच्छा, डी एक्सेलरेट तो करेगी और बॉडी कुछ समय बाद रेस्ट पे चली जाएगी। अगर आप इतनी फोर्स लगा के रखोगे तो डी एक्सेलरेट करते 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 रेस्ट पे चली जाएगी। नेक्स्ट आप फोर्स लगा रहे हो 5 न्यूटन। जब आप 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी रेस्ट पे जा चुकी है, और जो फ्रिक्शन जो अब लग रहा होगा वो कौन सा लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, जो कि बराबर होगा 5 न्यूटन की, और बॉडी कौन सी होगी, बॉडी क्या होगी, रेस्ट पे होगी। तो देख रहे हो, ये है कॉन्सेप्ट्स। अगर आप एक चीज यहां पे आपने गौर की हो, देखो जब यहां पे आप 11 न्यूटन पे था तो फ्रिक्शन लग रहा था स्टैटिक और बॉडी रेस्ट पे थी। जब यहां पे आप 11 न्यूटन लगा रहे हो तो फ्रिक्शन लग रहा है काइनेटिक और बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। क्यों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार जब बॉडी मूव करने लग जाती है तो फ्रिक्शन जो लगता है वो कम लगता है, वो भी बेसिकली काइनेटिक लग रहा होता है, तो कम फोर्स में भी आप बॉडी को एक्सेलरेट करवा पा रहे हो। तो इनिशियली जब बॉडी रेस्ट पे होती है तब आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, उसके बाद आपको कम फोर्स लगानी पड़ती है, क्योंकि काइनेटिक पिक्चर में आ जाता है। तो ये था क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आपको मुझे लग रहा है कि सारे कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन के कब कौन सा लगता है क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहां पे कह रहे हैं एक 0.075 kg का ये टॉय है। इट इज टाइड टू द सीलिंग विद अ स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग से इसको हमने टाई कर दिया, और इस स्ट्रिंग को यहां पे हमने टाई कर दिया है इस पे सीलिंग पे, और यहां पे इस एंड पे इससे कनेक्टेड है इस टॉय से। And when aeroplane is started, it moves with a constant speed of 4.47 मीटर पर सेकेंड in a horizontal circus of radius इतना, मतलब ये horizontal circus में टर्न कर रही है। रेडियस कितना है इस का, वो हमें दे रखा है 1.28 मीटर, एंड हमें निकालना है कि ये एंगल कितना होगा, थीटा, दैट इट मेक्स विद द वर्टिकल। एंड बी पार्ट में हमें निकालना है कि टेंशन फोर्स इस स्ट्रिंग में कितनी होगी। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखो, अब जब वही कॉन्सेप्ट वही है, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है इसका मतलब उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर लग रही होगी, और वो प्रोवाइड कौन करेगा, इस केस में प्रोवाइड करेगी टेंशन फोर्स का एक कंपोनेंट। तो देखो मैं आपको सारी फ्री बॉडी डायग्राम में यहीं पे दिखा देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। तो ये मैंने इसको ले लिया पॉइंट मास, नीचे लग रहा होगा इसका वेट mg,
इधर इस पे लग रही है टेंशन टी, बोल दो यार टेंशन टी। अच्छा हमें दे रखा है कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा ही तो होगा, पैरेलल लाइन से आपस में, और इसके बीच का एंगल सेम रहेगा। अच्छा इसका अगर मैं कॉम्पोनेंट ले लूं टी का, तो वर्टिकल में तो आएगा टी कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल में आएगा टी साइन थीटा। तो ये डायरेक्शन अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को पॉजिटिव y ले लेते हैं और ये वाला पॉजिटिव x ले लेते हैं। ठीक है, तो जो टी साइन थीटा होगा यही हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि जो सिग्मा fx है दिस शुड बी इक्वल्स टू m टाइम्स acp। acp इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि m v स्क्वायर बाय r होती है। m तो एज इट इज रहा, v स्क्वायर बाय r इज acp। ओके, सो सिग्मा fx x डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स है जो कि t साइन थीटा है, तो मैं लिख सकता हूं कि t साइन थीटा इज mv स्क्वायर बाय r। अच्छा इन द वर्टिकल डायरेक्शन, अच्छा वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन है नहीं क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टली रिवॉल्व कर रही है, तो मतलब वर्टिकल फोर्स इज बैलेंस्ड है। इसका मैं लिख सकता हूं कि t कोसाइन थीटा दिस इज इक्वल्स टू mg। करेक्ट। अब हमें निकालना था थीटा, तो लेट बी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस बी इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को कर देते हैं डिवाइड। यहां से t और t कट जाएगा, बोल दो यार t और t कटेगा। साइन थीटा और कोसाइन थीटा इज टेंजेंट थीटा, m से m कटा, तो यहां से एक्सप्रेशन आ जाएगा टेंजेंट थीटा का इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर जी। यहां से हम थीटा आराम से निकाल ले जाएंगे और थीटा जो हो जाएगा ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स वी स्क्वायर ओवर आर जी। सो टेंजेंट इनवर्स v जो स्पीड है वो हमें दे रखी है 4.47 क्वेश्चन में दी हुई है, r की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1.28, g तो होता ही है स्टैंडर्ड 9.81। यहां से जो वैल्यू निकल के आ जाएगी y की 58 डिग्रीज। सो दिस वुड बी द आंसर फॉर द ए पार्ट। बी पार्ट में हमें निकालना था टेंशन t, तो उसके लिए हम कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, या तो ये वाली यूज कर लो या तो ये वाली यूज कर लो, तो मैं ये वाली यूज कर लेता हूं। यहां से जो t हो जाएगा ये आएगा t इक्वल्स टू mg ओवर कोसाइन थीटा। मास तो दे रखा है 0.075 kg एरोप्लेन का, एंड g इज 9.81, कोसाइन थीटा इज कोसाइन 58 डिग्रीज। सिंप्लीफाई करो अपने कैलकुलेटर से, रिजल्ट आएगा 1.4 न्यूटन। तो ये है आंसर बी पार्ट का। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे हमें दे रखे हैं दो ब्लॉक, इस ब्लॉक का मास है 5 kg, सेकंड ब्लॉक का मास है 2 kg, दोनों ऊपर नीचे रखे हुए जैसे आपको यहां दिख रहा है। ये जो सरफेस हमें दे रखा है ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा। ये जो ऊपर वाला सरफेस है दिस इज नॉट स्मूथ, यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमें दे रखी है 0.47। अब हम क्या करते हैं, नीचे जो 5 kg वाला ब्लॉक है इस पे हम फोर्स लगाना चालू करते हैं। हमें ये बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F कैन हैव बिफोर 2 kg टॉप ब्लॉक बिगिंस टू स्लिप। मतलब हम कितनी मैक्सिमम फोर्स इस पे लगा सकते हैं कि जो ये ऊपर वाला ब्लॉक है ये स्लिप ना करे, किस पॉइंट पे वो स्लिप करना चालू कर जाएगा, मतलब बेसिकली हमें वो निकालना है। तो देखो स्लिप कब करेगा, जब इसकी एक्सेलरेशन अलग हो, इसकी एक्सेलरेशन अलग हो, तभी वो स्लिप करेगा, अदरवाइज वो स्लिप नहीं करेगा, दोनों एक साथ मूव करते रहेंगे। कुछ इस तरीके से समझिए कि आप दो बुक हैं ऊपर नीचे रखी हुई हैं, आप नीचे वाले को ऐसे पुश करना चालू करते हैं तो इनिशियली क्या होता है कि दोनों बुक एक साथ मूव करती हैं, बट जब आप नीचे वाले को ज्यादा तेजी से पुश करते हैं तो ये बुक जो है स्लिप कर जाती है, पीछे रह जाती है। क्योंकि इस वक्त क्योंकि जब आप ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो इसकी एक्सेलरेशन अलग हो जाती है, इसकी एक्सेलरेशन अलग हो जाती है, इसके कारण ये स्लिप कर जाती है। तो हमें ये बताना है कि इसकी मैक्सिमम हम कितनी रख सकते हैं, ये मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकते हैं कि ये स्लिप ना करे। तो यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन देखो, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखूं दोनों ब्लॉक्स का, तो ये है 5 kg का ब्लॉक, इस हमेशा हम पॉइंट मास लेके चलते हैं, तो पॉइंट मास मैंने ले लिया है। अच्छा इधर हम फोर्स लगा रहे हैं F इस डायरेक्शन में, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन कौन लगाएगा, यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन तो आएगा ऊपर से, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1। इस बॉडी को हम ले लेते हैं 1, ये बॉडी ले लेते हैं 2, तो फ्रिक्शन ऑन 2 ड्यू टू 1। और नीचे लग रहा होगा इसका वेट फोर्स 5g और ऊपर लगेगी नॉर्मल n, करेक्ट। अच्छा अब अगर मैं इस ब्लॉक 2 kg वाले ब्लॉक का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं,
तो इसका वेट फोर्स लगेगा नीचे 2g। नेक्स्ट अब देखिए, ये फ्रिक्शन लग रहा था इस तरफ, ये डायरेक्शन इसकी तरफ थी, तो इस केस में ब्लॉक पे फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन ऑन बॉडी, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन 1 ड्यू टू 2। नॉर्मल फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, एंड वेट फोर्स जो नीचे मैंने दिखा दी। एक काम करते हैं, इसका मास हम ले लेते हैं स्मॉल m ले लेते हैं, ताकि दिक्कत वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे। तो mg मैं इसको ले लेता हूं, और जो ये वाला है ब्लॉक है, इसको मैं कैपिटल mg लिख लेता हूं। ठीक है, कैपिटल M का मतलब हो गया 5 kg और स्मॉल m का मतलब हो गया 2 kg। वेरिएबल्स में खेलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने सारी फोर्सेस इस पे दिखा दी है। अच्छा, अब हमें ये पता है कि जो ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो एक्सेलरेट किस फोर्स के कारण कर पा रहा है। केवल जो ये फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो इसके कारण ही वो एक्सेलरेट कर पा रहा है, और कोई फोर्स लगी नहीं रही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे। तो ये मैक्सिमम कितना एक्सेलरेट कर पाएगा, जो इसकी मैक्सिमम फोर्स होगी। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, म्यू टाइम्स एन, बोल दो यार, और ये म्यू एस होता है बेसिकली। तो अगर मैं न्यूटन का सेकंड लॉ लगाऊं इस बॉडी पे, तो मैं लिख सकता हूं कि नेट फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन दिस वुड बी मास टाइम्स एक्सेलरेशन ए, और सिग्मा एफ एक्स में मैक्सिमम लेके चल रहा हूं, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी किसके बराबर, इसके बराबर। तो म्यू एस टाइम्स एन, बेसिकली एक्स डायरेक्शन में एक ही फोर्स तो है, ये एफ एस 1 2 ये वाली, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है इतनी। तो दिस इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एंड जो नॉर्मल फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, mg के बराबर, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन है नहीं। n वुड बी इक्वल्स टू mg, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ n की वैल्यू। तो यहाँ से म्यू एस जो है, m जो है वो mg हो जाएगा, सॉरी हाँ करेक्ट, mg हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू m टाइम्स a, ये m और m कट जाएगा, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आएगी दिस इज इक्वल्स टू म्यू एस टाइम्स g। मतलब जो ऊपर वाली बॉडी है वो केवल इतना एक्सेलरेट कर पाएगी, इससे ज्यादा एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगी तो वो स्लिप कर जाएगी, क्योंकि यहां से हमने कंडीशन निकाल ली है। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि दोनों बॉडी एक साथ रहें, स्लिप ना करें, तो मतलब ये पूरा सिस्टम ही इसी एक्सेलरेशन के साथ चल सकता है मैक्सिमम। अगर उससे ज्यादा आप एक्सेलरेट या ज्यादा फोर्स दोगे तो ऊपर वाली बॉडी स्लिप कर जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं। हम चाहते हैं कि दोनों बॉडी एक साथ रहें, स्लिप ना करें, और ऊपर वाली बॉडी मैक्सिमम कितना एक्सेलरेट कर सकती है, इतना कर सकती है। इसका मतलब ये पूरा सिस्टम ही हम चाहते हैं केवल इतना ही एक्सेलरेट, जो ये ए आया है इतना ही एक्सेलरेट करे, इससे ज्यादा ना करें। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक बॉडी मान के हम चलेंगे, और इस पूरे ऑब्जेक्ट पे केवल एक ही फोर्स लग रही है एक्सटर्नल, जो कि है ये एफ मैक्स इस डायरेक्शन में। अब कहोगे यार ये जो फ्रिक्शन लग रहा था, जो नॉर्मल फोर्स लग रही थी, वो सब इंटरनल फोर्सेज हैं। इंटरनल फोर्सेज जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तब नहीं दिखाते, केवल एक्सटर्नल फोर्सेज दिखाते हैं। तो ये फ्रिक्शन जो नॉर्मल फोर्स लग रही थी ये सब नहीं दिखाएंगे, केवल एक ही फोर्स लग रही है एक्सटर्नल, जो कि है एफ मैक्स। ये पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है। और जो मास है, टोटल बॉडी का मास कितना है, m प्लस एम ले लेते हैं, स्मॉल m प्लस कैपिटल M, तो ये मास है इसका। अच्छा, अब अगर मैं न्यूटन के सेकंड लॉ लगाऊं यहां पे, तो मैं लिख सकता हूं कि जो नेट फोर्सेस हैं इन द एक्स डायरेक्शन दिस शुड बी इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास ऑफ द बॉडी, टोटल बॉडी। तो यहां पे एक्स डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स है एफ मैक्स। मास कितना है इन दोनों को मिला के m प्लस m है, और एक्सेलरेशन कितनी चाहते हैं हम, ये है एक्सेलरेशन। तो मैं यहां लिख दूंगा म्यू एस मल्टीप्लाइड विद g। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। इतना ही मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं, इससे ज्यादा लगाओगे तो नीचे वाली बॉडी तो एक्सेलरेट कर जाएगी उस फोर्स से, बट ऊपर वाली बॉडी उतनी एक्सेलरेट नहीं कर पाएगी और ऊपर वाली बॉडी स्लिप कर जाएगी। तो ये है कंडीशन। अब तो कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो। m की वैल्यू है अपने पास 2 kg, कैपिटल M है 5 kg, म्यू एस 0.47 और g की वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 32 न्यूटन। तो यह है आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया हो, ना हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एक अपने पास एक टॉय है, बुलडोजर है, जिसका मास हमें दे रखा है टॉय बुलडोजर का 1.2 kg,
एंड ये कनेक्टेड है इस स्प्रिंग से, और ये स्प्रिंग इस तरफ इस दीवार से कनेक्टेड है, जिसका जो के की वैल्यू हमें दे रखी है स्प्रिंग कांस्टेंट, वो है 13 न्यूटन पर मीटर। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कि ये इस मोटर हम शुरू करते हैं इस बुलडोजर की, और ये ऐसे मूव करना चालू कर देता है। ठीक है, जब ये यहाँ पहुंचता है, जब ये इतना स्ट्रेच हो जाती है स्प्रिंग 0.45 मीटर तक, तो क्या हो रहा है, it says that it stretches the spring for a distance of 0.45 meter before it trends begins to slip on the floor। मतलब इसके बाद अगर हल्का सा वो बढ़ाते हैं तो वो जो ये अपना बुलडोजर है स्लिप करना चालू कर देता है। इस पॉइंट तक वो स्लिप नहीं कर रहा है। अब हमें बता रहे हैं कि फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन हम क्या बता सकते हैं कि कौन सा फ्रिक्शन इस पे लग रहा होगा, स्टैटिक या काइनेटिक। और जो भी फ्रिक्शन लग रहा होगा उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें निकालना है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। तो चलिए पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा, स्टैटिक या काइनेटिक। ओके, देखो जब भी बॉडी रोटेट कर रही है, जब भी, जैसे हम डिस्कस भी किया था हमने पहले भी, जब टायर जब ऐसे रोटेट कर रहे हैं, अगर ये बॉडी स्लिप नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि देयर इज नो मोशन रिलेटिव टू द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट बिटवीन द बॉडी एंड द ग्राउंड। अगर आप पॉइंट ऑफ कंटैक्ट पे देखो तो रिलेटिव मोशन नहीं है, इसका मतलब फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चालू कर गया तो ये तो स्लिप कर जाएगी। तो इस पॉइंट पे जब बॉडी स्लिप नहीं कर रही है तो फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैं ए पार्ट में मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि द फ्रिक्शन विल बी द स्टैटिक फ्रिक्शन जो इस पे लग रहा होगा। बी पार्ट में हमें इसकी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमें निकालना है। तो देखो इस पॉइंट पे अगर मैं बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग रहा होगा वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि इसके बाद बॉडी स्लिप करना चालू कर रही है, इसका मतलब काइनेटिक में मूव कर रही है। तो इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और बैकवर्ड में लगेगा स्प्रिंग फोर्स, एफएस स्प्रिंग फोर्स। तो जो नेट फोर्सेस हैं इस पॉइंट पे वो जीरो हैं इस बॉडी पे, तो मैं लिख सकता हूं कि नेट फोर्सेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन दिस इज इक्वल्स टू 0। तो मैं ये लिख सकता हूं कि एफएस मैक्सिमम जो वैल्यू है माइनस एफएस दिस इज इक्वल्स टू 0। स्प्रिंग फोर्स हमें पता है के टाइम्स एक्स होती है, और जो ये वाला है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एस टाइम्स एन, और इस केस में एन जो होगा वो एम जी के बराबर होगा। वर्टिकल में मैंने फोर्सेस नहीं दिखाई, दिस इज एन, हेयर लग रहा होगा एम जी, एन वुड बी इक्वल्स टू एम जी बिकॉज वर्टिकल में कोई मोशन है नहीं। तो दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एन की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, दिस इज एम जी माइनस के टाइम्स एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें म्यू एस निकालना है। तो म्यू एस कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू के एक्स डिवाइड बाई एम जी। के की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 13 न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाइड विद 0.45 मीटर, एक्स इतना स्ट्रेच हुई थी स्प्रिंग, डिवाइड बाई एम जी। तो एम है 1.2 kg और जी तो होता ही है स्टैंडर्ड 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से जो म्यू एस की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5। तो ये है सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, दिस इज फॉर द बी पार्ट। एंड इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो जो होगी दैट वुड बी द लास्ट वीडियो ऑन दिस चैप्टर, एंड उसके बाद हम नए साल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो कल जो वीडियो होगी वो बिल्कुल लास्ट होने वाली है फ्रॉम द चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज। अभी के लिए गुड बाय।